Hello everyone, welcome to Judiciary by PW. I am Kiffy Agarwal. Today we will discuss Doctrine of Eclipse and that was given under Article 13 Clause 1. बट उससे पहले हम बात करेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के जो माइंड में बहुत सारे सवाल थे, हमारे पास बहुत सारे नेशंस थे जो हमें एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं से ली हुई हैं अपने हिसाब से। तो अब अगर मैं बात करूं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की, तो आप सब जानते हैं कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। उससे पहले आप सब जानते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम उसे पहले वाली डेट नहीं लेंगे, बट जो सबको याद है 26 जनवरी 1950 को आया। हमने उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स डाले अपने हिसाब से देख कर कि हमें क्या सूटेबल है क्या सूटेबल नहीं है। बट बात आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जब आया फोर्स में, उससे पहले कोई लॉज नहीं थे। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया पूरा का पूरा, और उससे पहले बहुत सारे लॉज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो आर्टिकल 13 एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट 13(1) स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, कि ऐसे भी तो लॉज होंगे ना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले होंगे, राइट। तो अब हम अगर बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हम कहते हैं कि कोई भी प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को या फिर किसी और बेसिक प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करेगा तो उसे रहने का कोई हक नहीं है। हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस को देखा है तो अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम ये तो डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी और डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स जो है समहाउ आपको सेम लगता है, बट देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज डॉक्ट्रीन्स। तो आइए चलें समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को। सी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे। अब अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएं, वो वॉइड माने जाएंगे, वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। समझे आप मेरी बात को? बहुत आसान सा ये जो है ना सवाल है। तो अब हमने क्या कहा, हमारे पास आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को पढ़ने के लिए दो डॉक्ट्रीन्स हैं, डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट नाउ आई एम डिस्कसिंग डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स, सबसे पहले चलिए शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी का। डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी हमें कहता है, हम AK गोपालन वाला केस लेंगे कि उसमें क्या हुआ कि सेक्शन 14 प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था, पार्ट 3 को जो है वो वॉयलेट कर रहा था। तो हमने कहा कि इसे जो है हटा दिया जाए। अगर देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम एक पर्टिकुलर पार्ट को जो है, पर्टिकुलर प्रोविजन को जो है वो उस एक्ट से रिमूव कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो हमें पूरा एक्ट वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसमें भी ऐसे ही किया कि हमने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का जो है वो पर्टिकुलर जो है प्रोविजन जो है वो रिमूव कर दिया और पूरा का पूरा स्टैट्यूट ऐसा का ऐसा ही रहा। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी हमें बताता है दैट एनी प्रोविजन, एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे रहने का कोई हक नहीं है। अंडरस्टैंड? तो अगर वो डॉक्ट्रीन ऑफ सिवरेबिलिटी, यू कैन से डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेबिलिटी, वो हमें कहता है कि आप उसे हटा सकते हैं।
समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से हमने वो पर्टिकुलर प्रोविजन को जो है वो रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि आपने जो प्रोविजन क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करके रिमूव कर दिया था, वो क्या हो गया है, वो इनऑपरेटिव हो गया है, वो पिक्चर में नहीं है। बट बात ये है कि वो इनऑपरेटिव तो हो गया है। देखिए आप पहले वर्ड को समझिए, इक्लिप्स का यहाँ पे मतलब क्या है, ओवरशैडो करना। समझिए आप मेरी बात को कि आप ऐसे सुना है कि ग्रहण लग जाना, पर मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जो वो ग्रहण है वो कैसे रिमूव हो सकता है, जो प्रोविजन इनऑपरेटिव हो गया है वो वापस वैलिड कैसे हो सकता है। देखिए, if there is any law which is inconsistent with the fundamental rights prior to the constitution came into force, then it becomes inoperative. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हमें कहते हैं कि अगर कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करता था और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने के बाद, आने के बाद फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो वो प्रोविजन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो पिक्चर में नहीं रहेगा। आगे देखिए, as existing laws remain eclipsed and dormant to the extent it comes under the shadow of fundamental rights। वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि वो इनऑपरेटिव हो गए, ठीक है, या ये कह सकते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर दैट प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स उनको ओवरशैडो कर लेंगे, ठीक है, बट वो अभी रहेंगे। आप पूरी स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। आगे हमने लिखा दैट इट इज नॉट डेड and as soon as eclipse is removed the law begins to operate from the date of such removal। अब देखिए आपको ना ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना आपको क्या बहुत जरूरी है कि आप इस स्टोरी को इस तरह से समझिए कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कोई लॉ है, समझे मेरी बात को, कोई लॉ है, आप कोई भी ले लीजिए, सपोज कि कोई लॉ कहता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं पर्टिकुलर स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। सपोज कोई एजुकेशन एक्ट है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एजुकेशन एक्ट 1930, उसके कोई प्रोविजंस जो हैं वो कहते हैं, सब बात सारी ठीक लिखी है, बट एक प्रोविजन कहता है इस पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो फंडामेंटल राइट्स आने के बाद आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ बिलीव ही नहीं करते हैं, हर कोई हर स्कूल में पढ़ सकता है, ऐसा कोई बार नहीं है। तो अब हमने कहा कि सिवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन को यूज करके हमने उस पर्टिकुलर क्लॉज को जो है रिमूव कर दिया, अगर वो इजीली स्टूडेंट्स रिमूव हो सकता है तो। बट बात क्या आती है ना, अब बात ये आती है कि हमारे लिए वो पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो इनऑपरेटिव हो गया, चलो वो चला गया। अब मैं आपको इसको एक लैंडमार्क केस के साथ भी इसका एग्जाम्पल दूंगी, बट आप इस बात को समझिए कि वो प्रोविजन जो है वो फॉर द मीनवाइल साइलेंट हो गया है, डेड नहीं हुआ है, इनऑपरेटिव हो गया है, मतलब कि वो साइड में बैठ गया है, इनऑपरेटिव हो गया है। पर बाय एनी रीजन किसी भी अमेंडमेंट से अगर मान लो वो जो इनऑपरेटिव पार्ट था, अगर उसमें जो भी डिफिकल्टी थी उसको रिमूव कर दिया गया, जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिमूव कर दिया गया, उस डिफिकल्टी को, समझे मेरी बात को, तो इक्लिप्स जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो रिमूव हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इट इज नॉट डेड, वो जो इनऑपरेटिव पार्ट है वो मरा नहीं है, इनऑपरेटिव हुआ है। तो इसीलिए आपको डिफरेंस समझना है कि वो पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो इनऑपरेटिव हुआ है, वो डेड नहीं हुआ है। एंड एज सून एज इक्लिप्स इज रिमूव्ड, जैसे ही वो ग्रहण हटेगा, मतलब कि चाहे अमेंडमेंट से या किसी और तरीके से, जैसे ही इक्लिप्स रिमूव होगा द लॉ बिगिंस टू ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिमूवल। और अगर जो भी वो प्रॉब्लम थी अगर वो रिमूव हो गई अमेंडमेंट करने के बाद, तो इक्लिप्स रिमूव हो जाएगा, और जिस दिन इक्लिप्स रिमूव होगा उसी दिन से वो लॉ वापस ऑपरेशन में आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक लैंडमार्क जजमेंट बताती हूँ, आपको अपने प्रीलिम्स के लिए, आपको अपने मेंस के लिए, आपको अपने इंटरव्यू के लिए, आपको अपने तीनों स्टेजेस के लिए जो है ये लैंडमार्क केस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
वो क्या कहते हैं, द केस इज भीकाजी नारायण ढकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इट्स अ केस ऑफ 1955 सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको पूरा नेम नहीं भी होता है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस केस में क्या हुआ था। इस केस में देयर इज वन बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947। समझ में आई बात? यहां पर एक मोटर व्हीकल एक्ट था 1947 का। उस पर्टिकुलर एक्ट का कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो था स्टूडेंट्स, वो स्टेट को पावर दे रहा था कि आप मोटर व्हीकल के पूरे ट्रांसपोर्ट को ओवर पावर कर सकते हैं, सब कुछ अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बट ऑब्वियस ही बात है कि ये आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा था, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स पता है। तो हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा था क्योंकि हमने स्टेट को सारी पावर्स दे दी थी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, with respect to that particular business। तो क्या हुआ, उससे आर्टिकल 19(1)(g that is which was talking about right to practice in trade, profession और business, कि आपका हक है, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आपको फुल फ्रीडम है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बट आप भी जानते हैं दैट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको उसमें दी गई हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि पर्टिकुलर दैट बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 का एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मोनोपोली सारी स्टेट के हाथ में है या स्टेट सब कुछ देख रहा है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। तो अब क्या हुआ, उस फॉर द मीनवाइल हमने उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हटा दिया सेवरेबिलिटी को यूज करके, डॉक्ट्रिन को। और अब आपको क्या समझना है कि फिर क्या हुआ, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज केम इन 1951। आपको ये याद भी रखना है दैट बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 आर्टिकल 19 वाज अमेंडेड। आर्टिकल 19 को जो है वो अमेंड किया गया, और आर्टिकल 19 को अमेंड करके क्या आया, आर्टिकल 19 को अमेंड करके आया नहीं, मतलब उसमें ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 सब क्लॉज 2, ये उसमें ऐड किया गया, ये उसमें नया इंसर्ट किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा था, जो कि इनऑपरेटिव हो गया था, अब क्या हुआ, उस पे से इक्लिप्स जो लगा हुआ था वो रिमूव हो गया। अब वो पर्टिकुलर प्रोविजन हमारे को क्या नहीं कर रहा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहा था। तो अब जो वो इनऑपरेटिव हुआ था, अब वो वापस से जो है एनफोर्स हो जाएगा, वापस से जो है फोर्स में आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को? बेहद सिंपल सी स्टोरी ये है कि हम ये बात कहते हैं कि आप इन दोनों डॉक्ट्रिन्स को देखिए, आप ना ऐसे लेके चलिएगा कि बोथ दीज थ्योरीज गो हैंड इन हैंड, दैट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 is based on two theories, you can say two doctrines. Number one is doctrine of severability. आप इस बात को याद रखिएगा। एंड द अदर इज डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स। हमने जो प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते थे उन्हें फिल्टर कर दिया और उन्हें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जिन्हें हमने रिमूव किया था वो क्या हो जाएंगे, जब तक इक्लिप्स रिमूव नहीं होता इनऑपरेटिव हो जाएंगे, और जिस दिन इक्लिप्स रिमूव हो जाएगा वो उस दिन से वापस पिक्चर में आ जाएंगे। बात समझ में आई आप सभी को? अंडरस्टैंड? अब आप मेरी एक बात बेहद ध्यान से समझिएगा कि अभी हम टॉपिक्स को शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरी फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई विल गिव यू दिस सजेशन कि आपको क्या करना चाहिए कि आप एक लिस्ट बनाइए, डॉक्ट्रीन्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग, दैट यू प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ केसेस दैट in this doctrine there is this landmark judgment, in this doctrine this is one landmark judgment, and
after few days, what we will do, we will be starting one series that I'll be teaching you constitutional case laws in the story format. कि क्या स्टोरी रही, आपको चीजें पता होंगी तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सी, आपको लॉ में चीजें क्रैम नहीं करनी है, आप मेरी इस बात को बेहद ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लॉ में चीजें क्रैम नहीं करनी है, आपको लॉ में चीजें समझनी है। इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट, if you are preparing for CLAT PG or any other exam, preparing for NET, तो आपको चीजें बिल्कुल क्रैम नहीं करनी है। टाइम एंड अगेन मैं आपको ये बात समझाती हूं कि क्रैमिंग आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, क्रैमिंग आपको रिजल्ट नहीं देगी। आपको रिजल्ट देगी क्या चीज? योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, द वे यू अंडरस्टैंड थिंग्स। So what is important is to understand things just like I am teaching you in a story format. कि अच्छा 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। आप खुद इस बात को समझिए ना कि अगर लॉ आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले आपके कुछ लॉज थे और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर आपके बेसिक राइट्स को कुछ वायलेट करता है तो उसको रहने का हक नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ से उसको जो है समझ के चलिए कि अब अगर नया लॉ आएगा, पुराना कुछ हुआ है तो चीजें कैसे चलेंगी। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू रिलेट ईच एंड एवरी टॉपिक विद योर डेली लाइफ, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड? सो आई होप दैट आपको ये डॉक्ट्रिन जो है समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।